oncologist of the city of Jaipur, and Dr. Mamta, who's largely known for oncopathology in the city. So it is such a wonderful combination that we have brought to you all today. So let us find out everything about this so-called disease जिसको मुंह से बाहर निकालते हुए भी डर लगता है, कहते हुए डर लगता है कि किसी को कैंसर है. ऐसा लगता है जैसे इट इज एन अब्यूजिव वर्ड. लोग आपस में बात करते हुए इस वर्ड को मुंह से बाहर नहीं आने देते कि भाई ऐसी बीमारी है कि क्या पता अब क्या होगा. इट इज सच अ सैड थिंग. हमारी कंट्री में इतने मिथ्स हैं. ऑफ कोर्स मिथ्स के साथ फैक्ट तो ये है कि आज भी हमारी कंट्री में 1.16 मिलियन, करीब 11 से 12 लाख लोग कैंसर से ग्रसित हैं, और एक में से 10 को अगर कैंसर है तो 15 में से 1 को की डेथ कैंसर की वजह से ही होती है. तो ये तो फैक्ट्स हैं, ये मिथ नहीं है. लेकिन इन फैक्ट्स को हम सही किया जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है. कैंसर इज नॉट anymore a deadly disease. That is what I had heard from Dr. Umesh one day, which gave me a ray of hope. So Dr. Umesh, firstly we'll come to you only with this very important question that say for example कैंसर के पेशेंट्स तो वर्ल्ड में, इंडिया में पर्टिकुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जंगल की आग हो. Wildfire, the way it spreads, same way cancer is spreading in our society, in our country. Now we want to know इसमें कितना क्या myths हैं और क्या facts हैं कैंसर को लेकर. कैंसर से कैसे, क्या ये क्योरेबल है फुली, और अगर नहीं तो हम अर्ली डायग्नोसिस से कैसे बचा सकते हैं. ओवर टू यू डॉक्टर उमेश. नमस्कार, थैंक यू मैम. कैंसर के बारे में बेसिकली मिथ्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, लेकिन कैंसर जो सब जानते हैं डेडली डिजीज है, ये तो सबको पता ही है. लेकिन कैंसर की एक अच्छी बात क्या है कि सारी बड़ी बीमारियों में, जैसा अपन देखें कि डायबिटीज, बीपी की बीमारी, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट डिजीज, किसी को लीवर का डिजीज है, क्रोनिक लीवर डिजीज, जो भी बड़ी बीमारियां हैं उसमें कैंसर ही एक ऐसी बीमारी है जिसका पूर्ण इलाज संभव है. जैसे डायबिटीज वाला पेशेंट को डायबिटीज हो, उसको जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी. जिसको बीपी की बीमारी हुई उसको गोली खानी पड़ेगी. जिसको हार्ट अटैक आ गया उसको जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी. लेकिन कैंसर का अगर जल्दी पता लगे, या कुछ कैंसर का इवन बाद में भी पता लगे, तो वो कैंसर ही है जो कंप्लीटली क्योरेबल है. सारी बड़ी बीमारियों में उसको 3 चीजों का मिश्रित इलाज लेना पड़ सकता है, जैसा कि कीमोथेरेपी, सर्जरी या रेडियोथेरेपी. उसके बाद में उसको पूर्णतः मतलब 4 से 6 महीने का ट्रीटमेंट होगा, फिर उनको फॉलोअप में आना पड़ेगा. लेकिन अर्ली डायग्नोसिस, कंप्लीट क्योर पॉसिबल है. तो इसका एक अच्छा पार्ट भी है. बुरा पार्ट अपन को सबको पता है कि हाँ ये से आदमी एक्सपायर हो जाता है, सब काम ठीक है. लेकिन सारी बड़ी बीमारियों में इसका अच्छा पार्ट ये है. पहला तो ये. दूसरा, कैंसर अभी डेडली डिजीज तो हो ही गई है आपको, जैसा आपने बताया. जैसा आज से 10 साल पहले अपन सोचा करते थे कि उसके उस फॉर रिलेटिव को किसी को कैंसर है, आज हर कोई भी पर्सन अनटच्ड नहीं है. सबको पता है कोई दूर का कोई पास का रिलेटिव कैंसर से ग्रसित है. तो मतलब कैंसर से जागरूकता जरूरी है. जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जल्दी पता लगेगा तो कंप्लीटली क्योर पॉसिबल. और मिथ के बारे में बात करें हम, तो मिथ यही है कि कैंसर के बारे में कि लोग जैसे ही कैंसर पता लगा, यानी कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, ये मतलब आदमी जाएगा ही जाएगा, ये गारंटी. लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर जल्दी पता लगता है तो 3 चीजों का मिश्रित कोई भी इलाज लिया जाएगा, जैसे सर्जरी, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, तो पूर्णतः इलाज संभव है. कुछ लोग छिड़वाना नहीं चाहते. और उस कैंसर का प्रकार क्या है, तो कैंसर कहाँ का है, वो चालू कहाँ से हुआ उससे पता लगेगा. कैंसर का स्टेज क्या है, वो पेट सीटी स्कैन अलग अलग इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा. और जो कैंसर का प्रकार है वो बायोप्सी से ही पता लगेगा. और जहां तक लोगों का कहना है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है, वो कुछ हद तक सही है. क्यों सही है? क्योंकि कुछ कैंसर्स हैं जो बायोप्सी से फैलते हैं, जैसे कि
जिनके ऊपर भी कैप्सूल है, जो कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर्स है, और वो अगर सीटी स्कैन में हमको पता लगता है वो उसी अंग तक सीमित है। जैसे कि किसी को गोल ब्लैडर का कैंसर है, किसी को पेट में दर्द हुआ, उसने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में डाउट आया कि उसको पित्त की थैली में, गोल ब्लैडर में गांठ सी लग रही है और वो कहीं बाहर नहीं है, तो उसमें बायोप्सी नहीं करते, क्योंकि अगर बायोप्सी करेंगे तो स्टेज 1 का 3 हो जाएगा, तो फैल जाएगा। जी। उसको डायरेक्ट सर्जरी करके निकालते हैं। वैसे ही ओवरी का कैंसर है, उसके अंदर अगर किसी भी इमेजिंग में वो कैंसर सा लगता है तो उसको ऑपरेशन करके निकालते हैं। वैसे ही किडनी का कैंसर है। ऐसे कुछ कैंसर्स हैं जिसके अंदर कैप्सूल होता है, उसको हम बायोप्सी नहीं करते, लेकिन ज्यादातर कैंसर में बायोप्सी बिना उसका प्रकार पता नहीं लगेगा, और प्रकार पता नहीं लगेगा तो इलाज संभव नहीं है। ओके, सो डॉक्टर, बिना पता किए लाइक सीटी स्कैन से सबका पता चल जाता है कि कौन सा कैंसर विद कैप्सूल है और कौन सा नहीं है? इज इट पॉसिबल? ऑर्गन्स पे डिपेंड करता है। वो ऑर्गन है ना, जो ऑर्गन कैप्सुलेटेड ऑर्गन, जैसे लंग है, लंग कैप्सुलेटेड नहीं है, तो लंग में बायोप्सी बिना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते आप। लेकिन ओवरी है, ओवरी पूरी कैप्सुलेटेड है, बिल्कुल सुंदर सी है, बिल्कुल गोल है। किडनी है, किडनी का एक शेप है, फिक्स है, किडनी का शेप है। वैसे ही गॉल ब्लैडर का शेप है, वो फिक्स है, तो उनकी बायोप्सी नहीं करते। सो डॉक्टर ममता, अब आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप इनफैक्ट ये जो डॉक्टर उमेश ने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया। वी ऑल नो डॉक्टर ममता कि अर्ली डायग्नोसिस इज द ओनली की टू सर्वाइवल इन अ पेशेंट ऑफ कैंसर। तो दो चीजें जो मैं आपसे भी एक बार जानना चाहूंगी। नंबर 1, हमें कैसे पता चले नॉर्मल केस में कि एक कोई ट्यूमर है, एक गांठ है, वो बिनाइन है या मेलाइन है, और ऐसे में एग्जैक्टली बायोप्सी क्या है, और इन व्हाट केस इफ आई हैड कैन आई बायोप्सी अगर है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग अ मलाइन और अग्रेसिव कैंसर। ये कैसे पता चले डॉक्टर? क्योंकि बहुत से लोग इसीलिए तो बायोप्सी से डरते हैं। तो आपके पास भी बहुत से पेशेंट्स आते होंगे जिन्हें बायोप्सी से डर लगता होगा, और वे काइंड ऑफ कहते होंगे कि इसका कहीं सब्स्टिट्यूट हो तो बता दें। डॉक्टर ममता, वी कांट हियर यू। डॉक्टर ममता, वी कांट हियर यू। मैम आप कुछ बोलिए, डॉक्टर ममता आप कुछ बोलिए तो पता चलेगा। नो, स्टिल वॉइस इज नॉट कमिंग। अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट। हाँ मैंने अनम्यूट, मैम आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ भाई। हाँ, अब देखिए आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी, आप सुन रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर ममता। देखिए, पेशेंट्स के साथ में उनको अवेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम उन्हें ये बताएं कि एक बायोप्सी से रूटीनली 90% तो नहीं फैल सकते हैं कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम सपोज कोई रीनल कैंसर है और उसको हम FNAC कर रहे हैं, और वो ट्रैक्ट जिस पे नीडल जाता है, वो नीडल में कैंसर सेल्स हैं अगर, और आप उसको FNAC करते हैं, मीन्स आप नीडल को अंदर लेके जाते हैं, तो वो कैंसर सेल्स अंदर जा सकते हैं। कुछ केसेस में सपोज टेस्टिकुलर कैंसर है, उन केसेस में भी अगर आप FNAC करते हैं तो वो कैंसर सेल्स स्प्रेड हो सकते हैं। लेकिन रूटीनली अगर हम बायोप्सी कर रहे हैं, बायोप्सी इसका मतलब ये होता है कि या तो दो तरीके होते हैं बायोप्सी करने के। एक तो ये होता है कि आप इंसिजनल बायोप्सी कर रहे हैं, जिसमें एक आप उस स्वेलिंग का, उस ट्यूमर का एक छोटा सा हिस्सा निकालते हैं, उसकी जांच करते हैं। या एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उस पूरे वेल डिफाइंड जो लीजन है या जो इनकैप्सुलेटेड है, उसको हम टोटली निकाल के बाहर निकाल रहे हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि जो पूरा ऑर्गन है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो इन केसेस में यूजुअली because the tissue is being taken out according to the incisions that are being given by the surgeon, usually I don't think I'm not aware of cases where biopsy can cause the cancer to spread. But sometimes it can happen if there is some spill from the fluid in which the tumor cells may be there. It can spill into the maybe the surrounding tissue. But it is very rare. And I have never experienced in 25 years of my
complete service that something like this can happen. So I don't understand from where this question has arisen. How can a tumor spread through a biopsy? So this is something that I have to understand and maybe search for it. But if this is a valid question, then I think a FNAC can spread the tumor. But I don't think a biopsy in routine can spread the tumor. All right. This is a news to us, all of us, doctor. And I completely Yeah. agree with you that a pathologist profession is more like a profession of a researcher. And it will be really nice that if you could, tell us more about. ये तो सभी लोग ना सिर्फ बायोप्सी से डरते हैं, but most of the people truly believe in the fact that अगर बायोप्सी में हमने किसी malign part को छेड़ दिया तो definitely it is going to spread all over, and it is rather difficult at times to find out whether this tumor is malign or benign. Somehow this is the general tendency that Yeah, perception. It is a perception, just a perception. But just let me tell you that once a tumor is diagnosed as malignant, जी, then you have to confirm it, जी, right? जी, बिल्कुल. And if you have to confirm it, then you have to get a biopsy done. Absolutely, yes. जी. So if we have to get a biopsy done, this is according to the surgeons and clinicians' discretion, and they know that the tumor will not spread. That is why they are advising a biopsy. All right. Right? Thank you. Yes, yes. So the patient's perception may be there that if we handle the tumor, then the malignancy can spread. But how? The tumor, it is not an infective process. It is a malignant process. All A right. malignancy will not spread until and unless you just traumatize it, or don't follow the proper procedure, or maybe some other reason, or if the improper technique is there, then. But otherwise I have not encountered such cases in which if you try to take a biopsy, then the malignancy can spread to surrounding tissues. It is being done to diagnose the tumor, Yes. and once you diagnose the tumor, then you can reach to the proper treatment of the tumor. So, doctor, the one biggest takeaway from today is that biopsy cannot be a cause of spreading of tumor. Can I No. announce this? Yeah, absolutely. This is a very true result of this conversation, and I can also send you some documentary evidence that this does not happen. It cannot happen. That was a real good news to all of us listening to this conversation, because this was really important for people to understand it. Thank you so much for this, Dr. Mamta. Dr. Umesh, that now we have understood that, a cancer can definitely be diagnosed finally through biopsy, and one should not fear this. Still, people would definitely like to know exactly cancer hai kya? What are its causes? This is non-infectious as far as we know. It is not a lifestyle disease, we know. At least there are no enough proofs, barring some of the cancers where, chances are more due to certain addictions like smoking and all. So, kaise bache? What is the way that we ensure that we would live a cancer-free life? Over to Umesh, doctor. कैंसर बेसिकली है क्या? ये कैंसर चीज है कि जैसे नॉर्मल सेल्स अपने में होती है, बॉडी में सेल्स नहीं, वो 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 ऐसे डिवाइड होगी नॉर्मल प्रोसेस है। फिर जो भी कोई भी म्यूटेशन आएगा या उसकी एज हो जाएगी सेल की, तो वो जो सेल है वो मर जाएगी। ठीक है। अब किसी भी सेल में म्यूटेशन होता है, जैसे म्यूटेशन का कारण क्या क्या होता है, वो कैंसर के कारण होता है। जैसे जेनेटिक हो गया, टोटल 5% कैंसर है वो जेनेटिक हो सकते हैं। कुछ लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हो गए, जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, और जो अभी सबसे ज्यादा हो रहा है वो रीजन है पोल्यूशन। जैसे एक दिन हमको डॉक्टर नितिन सर ने बताया था कि पोल्यूशन इतना है, दिल्ली में बहुत ज्यादा है, जयपुर में भी बढ़ रहा है, कि आप अगर वो उसी एयर में रह रहे हैं तो 4 से 5 सिगरेट पर डे का पोल्यूशन जितना पूरा जो अपने को नुकसान है वो हो रहा है डेली। तो वो पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, दूसरा एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड हो गया। आप कुछ भी चीज लेते हैं, आप खाने के लिए लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं,
आप सोचते हैं कि उसमें लिखा है कि प्रिजर्वेटिव नहीं है, लेकिन इंडिया में उसको भी स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है तो वास्तव में नहीं है। ये अपन को पता है कई चीजें जो अपन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। दूसरा है कि आज की तारीख में जो फार्मर है वो भी जानता है कि मैंने अगर बिना किसी पेस्टिसाइड के, इंसेक्टिसाइड के कुछ भी मैंने उगाने की कोशिश की तो जितना मेरी लागत है उससे ज्यादा, उस लागत से ज्यादा मेरे को मिलने वाला नहीं है। तो उसको जल्दी उगाना है, तो उसके लिए उसने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करना है। अगर वो यूज करेगा तो वो अपने पेट में जाएगा। वो यूज करते ही हैं, और अपन जानते ही हैं कि आज मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सब चीजें पहले कितनी 10 में से 2 मीठी हुआ करती थी, आज 10 में से 10 मीठी हुआ करती है। तो वो बेसिकली इंजेक्शन ही है जो उसको अडल्ट्रेशन हो रहा है फूड का, उसके कारण ही वो सब अपने पेट में जा रहा है। तो अभी जो कैंसर सब बढ़ रहा है वो कैंसर के बढ़ने के कारण ये सब चीजें हैं। मतलब अगर मैं 10 साल पहले का मेरा कैरियर में देखता हूँ, कैंसर है तो 10 साल पहले जो होता था 10 में से 6 से 7 पेशेंट वो होते जो स्मोकिंग और टोबैको रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड होते थे। और अभी जो क्या हुआ है कि 10 में से ये पेशेंट जो स्मोकिंग और टोबैको रिलेटेड है वो 2-3 रह गए। अभी नॉन स्मोकिंग, नॉन टोबैको रिलेटेड कैंसर से ज्यादा आने लगे, बच्चों में कैंसर ज्यादा हो गए। वो कारण जो हमको दिखता है वो ये दिखता है, पोल्यूशन है। ये सब चीजें करती क्या है, ये सेल में म्यूटेशन लाती है, खराबी लाती है। सेल में जब म्यूटेशन आता है तो वो कोई सेल है वो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो उसको मार देती है। लेकिन कुछ म्यूटेशंस होते हैं जो इकट्ठे होते रहते हैं और उस सेल को इमोटाइल कर देते हैं, अमर कर देते हैं। उस पे अपनी बॉडी की इम्यूनिटी एक्ट नहीं करती। जब एक्ट नहीं करती तो सेल पे कोई भी ग्रोथ इनहिबिशन मैकेनिज्म है अपने शरीर का, वो नहीं काम करता और सेल रैपिडली डिवाइड होने लग जाती है, 1 की 4, 4 की 16, 16 की 116, और वो कैंसर का रूप ले लेती है। Oh my God. तो जो अभी कारण है वो उसके कारण ये है। जो अब उससे बचे कैसे, तो अपन बचना तो कई चीजें, अब जैसे अपन कहीं पे भी जाएंगे, बाहर जाते हैं तो अपने स्टेटस के कारण वो आते ही आपसे पूछेगा कि पानी कौन सा पीना है, तो आप बोलते हैं कि पानी हमको बोतल वाटर ला दें। तो बोतल वाटर हो गया, ये सब चीजें क्या प्लास्टिक की बोतल है। अपने यहाँ पे उस पे जो पैकिंग लिखा हुआ है, तो पैकिंग लिखा होगा आज डेट है 26 और उसमें लिखा होगा पैक्ड ऑन 25, और वास्तव में देखा जाए वो 2 महीने पहले पैक हो गया। 2 महीने पहले से पूरे हाईवे से होती हुई आई है, बाहर पड़ी रही है, लेकिन बस जस्ट आपको दी है, उससे पहले धोइए उसको, धो के उसको अंदर रखिए और वापस आपको ऐसे लगा वास्तव में ये कल ही पैक हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं, वो 2-3 महीने से चल रही होती है। तो प्लास्टिक है ही, प्लास्टिक में से कुछ ना कुछ एजाड हो गई और वो धीरे धीरे कैंसर। तो जो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स है वो तो खैर अपन को बंद करना ही चाहिए। कुछ आके मेरे से पूछते हैं पेशेंट कि भाई वो तो स्मोकिंग करता ही नहीं था, उसको ही कैंसर हो गया, और मैं तो वो करता है, उसको तो मैंने कभी की नहीं, मेरे को कैंसर हो गया, और उसने कर रहा है 20 साल से 30 साल से। लेकिन जैसे अपन बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन कोरोना का तो लगवाया नहीं अपन ने, वैक्सीन पोलियो का लगाया, टीबी का लगाया, तो वो इसलिए लगाया कि जिस बीमारी से बच सकते हैं उससे बचें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको स्मोकिंग से कुछ नहीं, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल खराब है तो खराब ही रहेगा। ये सब चीजें उसके एडिटिव इफेक्ट डालती है, जो भी है इफेक्ट है उस पे ऐड कर देगी, उसको नुकसान कर देगी, कैंसर का चांस बढ़ जाएगा। वंडरफुली एक्सप्लेन डॉक्टर। आपने मेरे बहुत सारे मन में जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनका कंटिन्यूअसली आप जवाब देते चले गए। इट वाज सो वेल एक्सप्लेन्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज, क्योंकि समझ आ गया डॉक्टर, अगर हम वाकई में एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जितना हो सके उतना नेचुरल की तरफ बढ़े। मोर इट इज आर्टिफिशियल, मोर इट इज डेंजरस। सो आपने हमें पॉल्यूशन के बारे में बताया, आपने हमें नॉन प्लास्टिक चीजों को यूज करना बताया, आपने हमें लीस्ट पेस्टिसाइड यूज किया हुआ फूड खाने को सलाह दी। थैंक यू सो मच। दिस इज एन अमेजिंग टेक अवे फ्रॉम योर द रीसेंट कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर ममता, आज हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अर्ली डायग्नोसिस कैन गिव मच मोर सर्वाइवल चांसेस। How is it possible, as in many cases of tumors, one gets to know when it is third stage or last stage? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले ये अनाउंस कर देता है, डॉक्टर आप तो थोड़ा लेट, मतलब ये तो थर्ड स्टेज पर आ गया। How do we justify this? हमें कैसे पता कि हम कैंसर के साथ पीड़ित हैं? Please, over to you, doctor. मैम, आपका क्वेश्चन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज यू सी in our body there are different types of cancers, and cancer, if like in the third stage, it will definitely manifest itself according to the organ it has affected.
By third stage, all the cancers will be symptomatic, and we can't say that it is symptomless cancer in most of the cases. But yes, there are some common symptoms of cancer, and which start with weight loss or cachexia. They can show bleeding symptoms if according to the organ, like gynecologic cancers, they start with bleeding, or there can be blood cancers. Blood cancers can start with gum bleeding. There can be some tumorous lymph nodal enlargements, like which are very incidentally detected, and you just touch the neck or the underarms and you feel there is some swelling, which is a lymph node swelling, means that the cancer has gone into the lymph nodes. Or if there is a breast cancer, then there can be some lump in the breast. So accordingly, there are symptoms, but you have to be aware that after 41st, we should get a routine examination done for both males and females. And I'm sure that if you get a regular examination at 6 months or at 1 year, then it is more easier to follow up such cases, especially those people who are tobacco addicted, or who are alcohol addicted, or who are exposed to chemicals, like those who work in factories where the dyes are, they come in contact with dyes, or such cases who are occupational hazards. They must go for routine investigations, routine checking, routine testing, and plus we have to be aware that we don't suffer from any untoward problem like bleeding, as I said, like fevers, like night chills or rigors, means that you get fever with night sweat, fever with sweating, and weight loss, loss of appetite, and these are the common symptoms with which a cancer can manifest. Anything out of the ordinary, anything that is not ordinary. In fact, what you just suggested, they seem very ordinary symptoms. Like if somebody is having weight loss, or not really much urge to eat, or a sleeplessness or sweating, he would definitely not relate this to cancer, ma'am. So how do we justify that if you have such symptom, you should immediately go and get tested against cancer? See, ma'am, as I told you, this is now a routine process. All the oncologists and oncosurgeons will agree with me that people are very aware, and as soon as they find out that something is wrong, there is any loss of weight or very normal symptoms, or they don't feel well, they immediately rush to the physician, and the physician will refer the patient to the oncologist or the oncosurgeon. So this is something that is happening, and they are aware. It is something that we should all be aware about. We should be very much careful of our body, of what we eat, what diet we take, Yes. and how we manage ourselves. Like, for example, we should know that we have to take lots of fresh fruits and vegetables. We should know that we should not be taking unwashed pesticide covered vegetables. We have to clean them properly. We have to keep a very good hygiene, personal hygiene of ourselves. We should wash our hands as frequently as possible. So these are some things that we must follow, and we have to avoid all sort of addictions, alcohol, tobacco, and because these are the cases in which cancers manifest at an early age, which are more severe than people in the later age. So I'm sure that we must take care of all these precautions, because prevention is better than cure. Certainly, doctor. So a very important point, probably just that I could understand through this conversation, not go directly to an oncologist, but it is the prime duty of a regular physician to identify it and send the person directly to an oncologist or for certain investigations. One should not overlook such symptoms. That is most important if you want a cancer-free life. So thank you, Dr. Mamta. Dr. Umesh, I think Dr. Umesh is on mute. Ma'am, you tell me, what is
what is radiation or what is chemotherapy. Sometimes anyone and sometimes both are recommended. Why so? It depends on the type of cancer. Some cancers are amenable to chemotherapy, some are amenable to radiotherapy, and some need both of them. So it depends on the type of cancer. For example, common cancers of skin like squamous cell carcinomas, for that you have to do radiotherapy. Apart from excision, apart from surgery, later on you have to follow it up with radiotherapy. Some cancers like lung, they secrete hormones, and these hormones need some chemotherapy. And some tumors in which there are some translocations, some mutations, accordingly they are specific chemotherapeutic drugs. So we have to provide them with the chemotherapeutic drugs. So according to the type of cancer, the treatment will be decided. It is something that is universally followed, not only in India but outside also. If some tumors need chemotherapy, they are given chemotherapy. If some tumors need radiotherapy, they are given radiation, and some tumors need both of these methods of treatment. Dr. Umesh, would you like to add something onto this? We are talking about बेसिकली मैं कीमोथेरेपी के बारे में ही बता दूं आपको. कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपीज जो अभी ज्यादा चल रही है. टारगेटेड थेरेपी बेसिकली कीमोथेरेपी का कंसेप्ट क्या है? कीमोथेरेपी होती है यूजुअली साइटोटॉक्सिक. मतलब कैंसर सेल्स को मारने का क्या तरीका है? कैंसर सेल्स को मारने का तरीका है कि या तो उनको डायरेक्ट चोट देके मार रहा है, वो मतलब उसको डायरेक्ट मारा जाए. डायरेक्ट मारने का मतलब है साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, जो बहुत सालों से चली आ रही है. बिल्कुल ठीक. उसका क्या साइड इफेक्ट है कि उनको ये नहीं पता, जो भी साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी है, उनको ये नहीं पता कि मेरे को मारना किसको है. उनको ये पता है कि मेरे को जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, जैसे मैंने बताया 1 की 4, 4 की 16, 16 की 116 जो भी हो रही है, उनको मारना है. तो आपने शरीर में दी, या तो ओरल रूट से दी या इंट्रावीनस रूट से दी, वो दी, वो जाके जाएगी ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाने के बाद में उन सेल्स को मारेगी जो रैपिडली डिवाइडिंग है. उसके कारण क्या दिक्कत आती है? जो हेयर की सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड करती है, और हेयर सेल्स, तो आपने सुना होगा कैंसर के कारण बाल उड़ जाते हैं. तो कैंसर के कारण बाल नहीं उड़ते हैं, कैंसर की दवाइयों के कारण बाल उड़ते हैं. क्यों उड़ते हैं? उसका कारण ये है. किसी को डायरिया हो जाता है, तो डायरिया इसलिए होता है क्योंकि जो इंटेस्टाइन की सेल्स है वो रैपिडली डिवाइडिंग होती है, तो वो मर जाता है. किसी को WBCs कम हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि WBCs रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है. तो वो साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट. अब अपन सेकंड चीज पे आते हैं. जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि यार जो भी हम देते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है, और ऐसा क्या कैंसर सेल्स में है जो हम देख लें और उसको मार दें, तो वो क्या होता है? वो टारगेटेड थेरेपी होती है. तो उन्होंने क्या सर्च किया? कैंसर सेल्स को बॉडी से बाहर निकाला, उसको ग्रो किया, उसी बॉडी में से नॉर्मल सेल्स को निकाला, उसको ग्रो किया. जब ग्रो किया तो डिफरेंशिएट किया, ऐसा क्या कैंसर सेल्स में है जो नॉर्मल सेल में नहीं है, तो टारगेट ढूंढा, उसके खिलाफ एक दवा बनाई. वो दवा किस सिद्धांत पे काम करती है? ताला और चाबी सिद्धांत पे, लॉक एंड की सिद्धांत पे काम करती है. तो लॉक एंड की सिद्धांत क्या हुआ? आपके ऊपर पता है एक ताले की एक चाबी होगी, तो जो ताला है वो कैंसर सेल्स पे है, वो टारगेट है, वो कैंसर सेल्स पे है. आपने एक ड्रग दी, दवाई दी, वो पूरी शरीर में घूमती रहेगी जब तक वो टारगेट नहीं मिलेगा, और टारगेट नॉर्मल सेल्स पे नहीं है, वो केवल कैंसर सेल्स पे है. तो वो जाके वहीं पे जाके एक्ट करेगा, और एक्ट करेगा तो उससे क्या फायदा होगा आपको? उससे ये फायदा होगा कि वो नॉर्मल सेल्स पे काम नहीं करेगा, तो आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा. दूसरा ये है कि आप उसकी दवा की मात्रा ज्यादा दे सकते हो, और वो क्यों दे सकते हो? क्योंकि वो कैंसर सेल्स को मार रही है. तो वो मार रही है, तो वो कैंसर सेल्स, तो इसको टारगेट थेरेपी कहने लगे. तो टारगेटेड थेरेपी अभी लास्ट 2 डिकेड से टारगेटेड थेरेपी ज्यादा वो होने लगी है. कुछ कैंसर जिसमें जीन का पता लग पा रहा है, जिसमें ऐसा पता लग पा रहा है कि इस कैंसर सेल्स में कुछ अलग बात है, तो उस पर अटैक कर सकती है. तीसरी आती है इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी क्या करती है? वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है. जैसे मैंने बताया कि जो कैंसर क्यों होता है, कैंसर में कोई विकार उत्पन्न होता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं, उसको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पकड़ती है, उसको मार देती है. जहां कहीं पे भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो वो जो म्यूटेशन इकट्ठे हो रहे हैं वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि वो इमोर्टाइल हो जाती है, अमर हो जाती है, सेल्स और रैपिडली डिवाइड करने लग जाती है. तो उसको मारने के लिए आप इम्यूनिटी बढ़ा दो, तो इम्यूनोथेरेपीज आ गई. वो इम्यूनोथेरेपीज म्यूटेशन उनको मारने लग जाती है, तो इम्यूनोथेरेपीज कैंसर सेल्स को मारने. तो ये 3 तरह है. So that's wonderful, doctor. That's such a great news for all of us laymen,
कि हमें तो सिर्फ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में ही पता था, आज आपने इस टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बारे में भी बताया। बट एट द सेम टाइम स्टिल सुनने में तो डॉक्टर सिर्फ अभी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ही आता है, इन विच आल्सो कीमोथेरेपी इज मोर पॉपुलर मेथड टू किल द सेल्स। सो ऐसा क्यों डॉक्टर अभी भी टारगेट थेरेपी? या मैम ऐसा क्या है कि कैंसर एक ऐसी चीज है, कैंसर के लिए कोई भी चीज को जल्दी से नहीं डिसाइड किया जा सकता। रीजन क्या है कि जैसे मान लो आपने आज जुकाम हो रही है आपको, या आपको सरदर्द हुआ, आपने आज टेबलेट ली और शाम को पता लग जाएगा सरदर्द सही हो गई। बिल्कुल। आप बीपी की दवा ली, बीपी की दवा आज ली और आपने ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ आपने मॉनिटर कर लिया कि हाँ ये काम कर सकती है। बिल्कुल सही। साइंटिस्ट के लिए वो इजी है, लेकिन कैंसर में क्या है कि आपको 2 चीजें देखनी है। एक तो कैंसर खत्म भी होना चाहिए पहला, दूसरा वापस भी नहीं आना चाहिए। तो वापस नहीं आने का टाइम पीरियड है 5 से 7 साल। मतलब अगर वो 5 साल तक वापस आ गया तो उस ड्रग को ऑथेंटिकेट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उनको। तो इसलिए कोई भी ड्रग को केवल उसको इनकॉर्पोरेट, तो अभी ज्यादातर जो टारगेटेड थेरेपीज है वो कीमोथेरेपी के साथ दी जाती है एडिटिव इफेक्ट डालने के लिए। धीरे धीरे शायद नेक्स्ट 2 डिकेड्स के अंदर वो कीमोथेरेपीज डिलीट होती जाएगी। जैसे अभी कुछ प्रोटोकॉल्स में कुछ कैंसर्स में वो धीरे धीरे कीमोथेरेपीज की ड्रग्स कम हो रही है और टारगेटेड थेरेपीज आ रही है। जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर में एक टारगेट पता लगा आपको, EGFR म्यूटेशन है। EGFR म्यूटेशन है, ओनली टारगेटेड थेरेपी देनी है, कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो म्यूटेशन होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे करके एक साथ नहीं कर सकते। वेरी नाइस डॉक्टर। ममता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक नया वर्ड जो मैंने सुना था, मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी, वो क्या है? आप थोड़ा उसके बारे में अगर हमें बता सके। मैम इट इज लाइक अभी जैसे डॉक्टर उमेश ने बताया कि आप टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं। तो टारगेटेड थेरेपी हम तभी दे सकते हैं जब हम ट्यूमर की मॉलिक्यूलर जो लोकेशन है उसको हम पता कर लें। अब आजकल जो एक नया एक फील्ड है, ये ब्रांच है व्हिच इज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ट्यूमर का प्रॉपर लोकेशन पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन से क्रोमोसोम पे, कौन से जीन पे उस कैंसर की जीन है, या कौन से क्रोमोसोम के कौन से एरिया पे उस कैंसर की जीन है। और वो पता करने के बाद में हम उसको टारगेटेड थेरेपीज स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम टारगेटेड वे में उस ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये वही बात है कि या तो आप पूरे शरीर पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, या फिर एक बहुत ही स्पेसिफाइड एरिया पर ट्रीटमेंट कर रहे हो, क्योंकि हमें उस एरिया को रिमूव करना है। हमें मतलब उस जहां पर कैंसर है उस एरिया को हटाना है। तो दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन द ट्यूमर लोकेशन ऑन द body chromosome. That is the like for example, there are some tumors which are seen only on a particular chromosome. This is known as the address of that cancer. This is the address on that chromosome the tumor will attack, and then we have to accordingly give drugs, and accordingly we have to treat that particular tumor, because there are different drugs for different tumors which are on different locations of molecules. So this is known as molecular oncology. So is it already popular in our country? It is gradually, definitely in metro cities it has already become very popular. In cities like Jaipur and in other not so big cities, it is people usually refer them to Bombay or Delhi, where they can go for molecular oncology, because there may be molecular labs for molecular pathology. They may not be there in Jaipur, but they are referred to outside areas, and then accordingly the oncologists and oncosurgeons are treating them in Jaipur also. Thank you, Dr. Mamta. इनफैक्ट एक और चीज जो मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर उमेश से, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी डॉक्टर उमेश, ये फील्ड ही कुछ ऐसा है, पीपल आर रियली सफरिंग। और आपने जैसा कहा कि अपने आसपास में हमें बहुत से लोग ऐसे दिख जाते हैं जो इस हमें क्या बोले, इस बीमारी से ग्रसित हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए होप कम है। इट इज द सैडेस्ट पार्ट डॉक्टर।
So we also want to know about a cost-effective treatment, doctor. So cancer is in a way double-edged sword, doctor. ऐसी sword है दोधारू तलवार कि if you don't die of the cancer, you may die of deaths. इतना खर्चा उस बीमारी में हो जाता है कि बहुत से लोग तो इतनी सारी कीमोथेरेपीज एंड द आफ्टर केयर एंड एवरीथिंग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कुछ एक तरीके हैं जिनकी वजह से हम कोई सस्ता ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट्स ले सकते हो? कोई पॉसिबिलिटीज हैं दैट द कॉस्ट इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स? मैम क्या है कि कैंसर ड्रग्स बहुत महंगी हुआ करती थी। जी। अभी क्या है, जो टारगेटेड थेरेपीज हैं वो थोड़ी महंगी हैं। वो महंगी होने का कारण क्या है, जो कीमोथेरेपीज हैं वो तो बहुत सस्ती हो गई, बहुत सस्ती हो गई, उसका कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर टारगेटेड थेरेपीज हैं या इम्यूनोथेरेपीज हैं वो इनकॉर्पोरेट करनी है अपन को ट्रीटमेंट में, तो वो कॉस्टली है। तो कुछ इम्यूनोथेरेपीज और टारगेटेड थेरेपीज तो भामाशाह या जनाधार योजना है उसमें इंक्लूडेड है, आप मेडिक्लेम लेते हैं उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन कुछ नहीं है इंक्लूडेड। अब उसका वो कॉस्ट ज्यादा पड़ता ही है क्योंकि वो पेटेंटेड ड्रग है, वो मोनोपोली ड्रग है। जैसे एक ड्रग है निवोलुमैब करके आई है, ऑपरेटा इम्यूनोथेरेपी है, वो बहुत कॉस्टली ड्रग है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, वो पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम दिलाते हैं कंपनी से रिक्वेस्ट करके कि पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो आप इसको असिस्टेंस प्रोग्राम दीजिए, और लेकिन फिर भी वो मतलब 5-6 लाख का ट्रीटमेंट है, तो 5-6 लाख तो लगना है अगर वो लेना है तो। लेकिन ज्यादातर जो क्योरेबल मैलिग्नेंसीज हैं जो मिट सकती हैं, उसके अंदर जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो जनाधार या भामाशाह योजना में इंक्लूडेड है, पहला। दूसरा, बहुत कॉस्टली नहीं है, वो ऐसा कॉस्टली नहीं है क्योंकि जैसे मैं कहूँ अगर लिम्फोमा है, किसको हॉजकिंस लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा एक ब्लड कैंसर है, वो कंप्लीटली क्योरेबल है। अब उसका ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है वो 60-70,000 रुपीज में 6 मंथ का ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो क्योरेबल है। अब वो इजी है, अब इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, वो पहले बहुत कॉस्टली हुआ करता था। तो कुछ कैंसर्स हैं जिसमें अभी भी कॉस्टली ट्रीटमेंट है क्योंकि कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो टारगेटेड थेरेपीज है वो लेना पड़ता है, वो मोनोपोली है। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे ही पेटेंट खत्म होता है इंडियन वर्जन आता है। जैसे आप रिटुक्सीमैब एक ड्रग है जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा ब्लड कैंसर में दिया करते थे, आज से 5 साल पहले वही ड्रग आती थी 57-58,000 का एक इंजेक्शन, आज वही इंजेक्शन 10,000 का। वो इसलिए आता है क्योंकि उसका पेटेंट खत्म हो गया, इंडियन वर्जन आ गया, इंडियन वर्जन बहुत सस्ता है। राइट, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर दिस। डॉक्टर ममता, हम सब जानते हैं कि कंप्लीट एंड एक्यूरेट पैथोलॉजी रिपोर्ट is crucial to getting a precise diagnosis and deciding on the best treatment plan for you. This can really be very, very helpful. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम ये इंश्योर कैसे करें, कौन सी पैथोलॉजी लैब में जाएं, कहाँ टेस्ट करवाएं, ये भी एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लोगों के पास होता है। क्योंकि कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि ये नहीं यहाँ पर जाओ, या फिर पेशेंट खुद सोचता है कि एक और ओपिनियन में ले लूं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए, इसमें इतना घबराने वाली बात है नहीं। अगर आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं और फिजिशियन अपने किसी नॉन सर्कल में एक ऑन्कोलॉजिस्ट को या ऑन्को सर्जन को रेफर करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वो आपकी भलाई ही चाहता है। वो ऐसा नहीं है कि उससे कोई बेनिफिट मिलेगा। वो एक गुड फेथ में, एक अच्छे व्यवहार के जरिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा स्किल्ड है और ज्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड होगा, या फिर उसके ज्यादा बेटर रिजल्ट्स होंगे। तो इन सब केसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जहां पर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पेशेंट्स ज्यादा ट्रीट होते हैं और उनको इतनी ज्यादा दवाइयां नहीं लेनी पड़ती हैं, सर्जरीज में इतना ब्लड लॉस नहीं होता है, तो पेशेंट को वहां पर जाना प्रेफर करना चाहिए। और एक हम सब जानते हैं, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें पता है कि ठीक है, उस पेशेंट को कभी, उस इंसान को कभी कैंसर हुआ था, वो वहां गया था, उसका ट्रीटमेंट हुआ था और वो आज भी ठीक है। तो हम उसी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी जा सकते हैं, हम अपने पर्सनल फिजिशियन के थ्रू भी जा सकते हैं, और हम एक अनकनेक्टेड फिजिशियन के थ्रू भी जा सकते हैं, बिकॉज दे ऑल नो कि जहां भी वो भेजेंगे अपने पेशेंट को, तो वो एक अच्छी जगह ही भेजेंगे। तो हमें थोड़ा सा अपने डाउट्स को ना ज्यादा डाउटफुल नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। बिकॉज ऑल्दो आई एम
a paraclinical, a specialist of a paraclinical branch, but still I understand that people should be a little less cautious about doctors. There is a lot of feeling around that doctors are not good. They take a lot of fees. They write a lot of medicines. They are always thinking about money. But it is not the case. A doctor is the person who will always think of your benefit, who will always think that you should get the right treatment and should be treated. Because if you are treated, then the doctor will get more patients and the doctor will have a good. The doctor will get a good, popularity, and he will be happy with that. So there is no reason to doubt a doctor, to doubt your own doctor who is working for you, who will always take care of you. So I think पहली बात तो ये है कि हमें थोड़ा सा इतना ज़्यादा cautious नहीं होना चाहिए डॉक्टर्स के प्रति, इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए। लेकिन और दूसरी चीज ये भी है कि कुछ डॉक्टर्स अगर ऐसे हैं भी तो आप सब जानते हैं कि कौन कहीं कोई एक तालाब में एक अच्छी मछली भी होती है, एक बुरी मछली भी होती है, तो उसको अपन I mean don't go over there, but the thing is that just trust your doctor, trust the person who is treating you. That is a very important. But in that case also, doctor, it is nothing related to not having trust again for a doctor, but it also feels taking another opinion. Because लोगों को dilemma किसलिए होता है, like Dr. Umesh, this question probably goes to you as well. Like you strategize when a patient comes to you. You kind of have a strategy in your mind that firstly there will be observation, that there will be surgery, chemotherapy, radiation, or maybe a combination. Your strategy could differ from another doctor, So there is nothing, but then in that case, one doctor suggests that chemotherapy is enough or a CT scan is enough. The other doctor suggests that there is PET which is necessary. The patient obviously gets confused, you see. कि without PET report मैं तो देखूंगा ही नहीं, पहले आप PET report लेकर आओ. Now the problem is the PET report is not costing 1,000 or 2. It is costing a lot. So the patient definitely gets confused कि why doctor is asking if the other one is not asking for the same. तो ऐसे में आपका क्या कहना है डॉक्टर उमेश? क्या है कि सब कुछ है ना गाइडलाइंस के कारण, गाइडलाइंस पे होता है। पहला जो आप पहले अपन दो चीजों की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन पार्ट एंड ट्रीटमेंट पार्ट। इन्वेस्टिगेशन पार्ट में क्या करता है, ओवर इन्वेस्टिगेट करना। हाँ जी। ये आजकल, पहले क्या होता था, पहले इन्वेस्टिगेशन की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, पहला। दूसरा जो पब्लिक है ना, वो बहुत मतलब पब्लिक सोचती है कि आपने एक सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी हुई आपकी 800,000 रुपीज की, और वो नॉर्मल आएगी तो पेशेंट को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? आप ये बताइए मेरे। खुश होना चाहिए। दुखी होते हैं वो दुखी होते हैं कि मेरी एक इन्वेस्टिगेशन कराई और मेरा कुछ नहीं निकला यार, फिर क्यों कराई? अरे निकलना नहीं था। फैंटास्टिक। पहला काम है जिंदगी में, दो चीजें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी इन्वेस्टिगेशन का पैसा वसूल नहीं होना चाहिए। वसूल नहीं होना चाहिए, मतलब आप दुआ करो कि जो भी मैं पैसा वेस्ट करूं, लगाऊंगा इन्वेस्टिगेशन में, मेरा वेस्ट हो जाए, चाहे डॉक्टर क्या भी कहे वो, लेकिन वेस्ट होना चाहिए पहला। दूसरा, कभी भी इंश्योरेंस का पैसा काम नहीं आना चाहिए। अब क्या करते हैं लोग कि इन्वेस्टिगेशन कराई आपने, एक एग्जांपल दूंगा, आप ध्यान है आपको कि अभी की औरतें कहती है पता नहीं आजकल इतनी सोनोग्राफी क्यों कराते हैं यार लोग बाग, बिना बात ही सोनोग्राफी कराने की। पहले तो हमारे घर में होती थी और डिलीवरी भी हम ही घर करा लेते थे, लेकिन आपको ध्यान होगा उस टाइम 10 में से 3 गुजर जाते थे तो उनके पास फर्क नहीं पड़ता था। पहले 10 बच्चे होते थे, उसमें से 3 गुजर गए, उनको पता, आप पुरानी फैमिली में पूछो, 10 में से 7 फैमिली ऐसी होगी उनके एक न एक बच्चा एक्सपायर हुआ होगा। अभी क्या है, अभी प्रीशियस बेबीज होते हैं, तो क्या होता है, देख एक डॉक्टर ने क्या किया, पेरिफेरी में बैठा था, उसने एंटीनेटल एक चेकअप होता है, उसमें सोनोग्राफी होती है फीटल वेलबींग के लिए। उन्होंने वो रिकमेंड नहीं करी। जब बच्चा पैदा हुआ उसको ट्राइसोमी 21 हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, तो उन्होंने, पेशेंट के रिलेटिव ने केस कर दिया उस डॉक्टर पे कि इन्होंने क्यों नहीं कराई, ये पता लग जाता तो हम अबॉर्ट करा लेते। जब वो अबॉर्ट करा तो 6 करोड़ रुपीस फाइन करना पड़ा, उसको फाइन देना पड़ा उस डॉक्टर को, वो देना। अब क्या हुआ, अब अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है पेट दर्द का, तो 99% चांसेज है वो पेट दर्द नॉर्मल होगा, क्या होगा,
आज मैंने दवा दी, कल तक पेट दर्द है, अगर मैं सोनोग्राफी नहीं कराता हूँ और बाई चांस ट्यूमर निकल गया उसके, फिर क्या करेंगे? yes. इसलिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो जो आपको पैट स्कैन और सीटी स्कैन बता रहा है, तो हो सकता है पैट स्कैन सही हो या सीटी स्कैन सही हो, तो ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ओवर इन्वेस्टिगेशन है वो करा लीजिए आप खत्म। अगर अच्छी से अच्छी पैट है वो करा लीजिए। अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो जो पैट कर रहा है डॉक्टर और वो कहता है पैट ही कराना पड़ेगा और वो करा ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नहीं है, जो दूसरा करा रहा है वो करा लीजिए। मतलब इन्वेस्टिगेशन इसलिए जरूरी हो गया कि अगर क्योंकि हर कोई प्रीशियस हो गया, अभी बेबीज 1 या 2 होते हैं, अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे पता ही नहीं लगेगा अंदर क्या चल रहा है, इसलिए हुआ। और दूसरा बात ट्रीटमेंट करा, तो ट्रीटमेंट भी कोई मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशन जरूरी है वैसे ही वो ट्रीटमेंट है। अब ट्रीटमेंट में कुछ लोग कहते हैं कि हमने यार उसका ट्रीटमेंट लिया था वो तो 2 दवाई से सही हो गया। अब आप देखो तो कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली सही हो जाएगा ना, किसी को कॉन्स्टिपेशन है वो नॉर्मल सही हो जाएगा, लेकिन अगर 100 लोगों को कॉन्स्टिपेशन है और वो वहीं रहता है, वही चीज खा रहा है, वही लाइफ स्टाइल है उसका, तो 100 में से 100 की कोलोनोस्कोपी कराएंगे अगर अपन, तो 5 को कैंसर निकलेगा, 95 को नहीं निकलेगा, लेकिन 100 को कराना पड़ेगा ना, तब जाके 5 को लगेगा, फिर वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, मैं भी थोड़ा इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि अगर एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने या एक फिजिशियन ने पेट एडवाइस नहीं किया और एक ने किया, तो ये एक और आप सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं, तो सेकंड ओपिनियन में ऑब्वियसली जो सेकंड फिजिशियन है वो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, और उसके लिए अगर वो कुछ रूल आउट करने के लिए, उसके कुछ डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए करा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स निकाल कर दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी जो रूल आउट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो फिजिशियन है उसकी गाइडेंस पे आप ये इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। That's right, डॉक्टर, बिल्कुल सही। So डॉक्टर, एक्चुअली लेमैन को तो ये भी नहीं पता कि सीटी, अल्ट्रासाउंड, पीईटी, एमआरआई एंड मेनी सच टेस्ट, तो क्या सीक्वेंस होनी चाहिए या क्या कौन सा कोई अल्टीमेट टेस्ट है जो एक टेस्ट करा ले इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू मेनी टेस्ट डन? इज दिस अ पॉसिबिलिटी? देखिए मैम, what sequence should there be so that we can avoid few tests because we are getting a higher rated test done? देखिए मैं आपको मेरा जहां तक इसमें ओपिनियन है वो ये है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, सपोज आपके एंडोमेट्रियम में कोई पॉलिप है और आपने अल्ट्रासाउंड डेफिनेटली कराना पड़ेगा, आपको एडवाइस किया है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको एडवाइस किया है कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें डेफिनेटली पॉलिप है। अब आपको उस पॉलिप तो है उसमें, लेकिन जब एक सर्जन उसको ऑपरेट करेगा उसके पहले वो चाहेगा कि आप उसका एमआरआई भी कराइए, क्योंकि एमआरआई से कंफर्म कर सकते हैं कि आप डेफिनेटली वो कितना बड़ा है, कहाँ पर लोकेटेड है, क्या उसकी डेप्थ है, ये सारे डायमेंशंस ज्यादा बेटर आप एमआरआई में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आ गया तो हम एमआरआई क्यों कराएंगे, लेकिन शायद हमें ये पता नहीं होगा कि हम एमआरआई इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा जो अगर हमको सर्जरी के लिए जाना है तो हमें कुछ डेफिनेटली और चीजों को, फैक्टर्स को कंफर्म करना है या रूल आउट करना है, तो उसके लिए एमआरआई भी जरूरी है। अब एमआरआई की कॉस्ट होती है महंगी 4-5 हजार, और अल्ट्रासाउंड में लगते हैं 100,000 रुपए, तो महंगा तो है लेकिन वो जरूरी है क्योंकि वो जो सर्जन है उसको अच्छे से पता है कि कैसे ऑपरेट करना है उसको। तो ये मैं आपको कहने की कोशिश। डॉक्टर ममता, आपका वीडियो ऑफ है, प्लीज ऑन करें। डॉक्टर उमेश, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि say for example there are certain type of cancers which are still, you know, more kind of so-called incurable ones. Steve Jobs had one. In spite of all the wealth of the earth, he could not get funding. So probably it was pancreatic cancer which was kind of incurable. ऐसे कौन से कैंसर अगर राइट टाइम पर डायग्नोज हो जाए तो क्योर हो जाते हैं, और कौन से वो कैंसर किसी भी हालत में you know that there is still no treatment available to it? Over to you. ट्रीटमेंट अवेलेबल और क्योरेबल दोनों में डिफरेंस है। जी जी जी। पेशेंट क्योर हो सकता है वो तो अर्ली डायग्नोसिस में हो सकता है ज्यादातर केस में। अब जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, लंग कैंसर है, ये ज्यादातर कैंसर्स हैं जो स्टेज 4 में ही पकड़ में आते हैं, जो स्टेज क्योंकि अपनी बॉडी स्टेज 4 में ही आते हैं, स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं।
ओह, स्टेज 4 में ज्यादातर सॉलिड मैलिग्नेंसीज हैं जो गांठ के रूप में होती है, वो क्योरेबल नहीं होती राइट, ज्यादातर। लेकिन स्टेज 4 में, वो स्टेज 4 में क्यों पकड़ में आते हैं, उसका कारण ये है कि जो हमारे अंदर बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है वो पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर, ज्यादातर जो स्ट्रक्चर है उसमें पेन नहीं होता। जैसे लंग्स हैं, वो दो बनाए हैं भगवान ने, जब तक 70% तक खराब नहीं होंगे, स्मोकिंग नहीं किसी ने नहीं की होगी किसी ने, तो जब तक सिम्टम नहीं आते। लीवर वाला है, वो 60-70% तक खराब नहीं होगा जब तक सिम्टम नहीं आते। तो धीरे धीरे अंदर खराब हो रहे होते हैं, फिर सिम्टम आते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन उसमें जो इसका पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ, गॉलब्लैडर कैंसर हुआ, वो स्टेज 4 हैं, तो आप उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ और थोड़ी सी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे अभी लंग कैंसर है, लंग कैंसर में टारगेटेड थेरेपी है, लाइफ अच्छी कर सकते हैं। बेसिकली आपका एम स्टेज 4 में क्योर नहीं रहता, क्योर हटा दीजिए, पेलिएशन रहता है। अब पेलिएशन का तरीका क्या है कि आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर पाओ, कैसे भी रखे। अगर उनको पेन हो रहा है तो पेन फ्री लाइफ, उनको भूख नहीं लगती तो भूख लगने लग जाए। तो उनकी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखता है क्वालिटी, और क्वालिटी करने के लिए क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखता है क्वालिटी, और क्वालिटी के लिए आपको ड्रग्स देनी पड़ेगी। तो ड्रग्स अवेलेबल हैं हमारे पास में, और कीमोथेरेपी ड्रग्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, वो अपन दे सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर ममता, इफ यू कुड टेल अस व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेम सेल्स? क्या स्टेम सेल्स कोई क्योर का एक तरीका हो सकते हैं इन पर्टिकुलरली केस ऑफ कैंसर? Yes, ma'am. Stem cell transplantation is a very important treatment in patients with leukemias, myelomas, and other blood cancers. Because ये जो stem cells हैं, ये हमारे bone marrow के अंदर होते हैं। और stem cells हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि bone marrow में जितने भी cells हैं, वो सब stem cells से ही grow करते हैं। स्टेम सेल्स उनके प्रोजेनिटर सेल्स है। प्रोजेनिटर सेल्स मतलब उनको जन्म देने वाले सेल्स। तो जब हमको कैंसर होता है, तो ब्लड कैंसर होता है, तो बोन मैरो में सारे कैंसर सेल्स होते हैं। बिकॉज वो जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, वो कैंसर सेल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है कि उस बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करके हमें स्टेम सेल्स सही पेशेंट के या अच्छे पेशेंट के उसमें ट्रांसप्लांट करना है, जिससे कि हमारे सेल्स जो ग्रो करें वो कैंसर सेल्स नहीं हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांस्ड और आई मीन इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर ब्लड कैंसर्स। और ये फॉलो भी होता है काफी मतलब काफी जो ल्यूकीमिया के केसेस होते हैं जो कि कीमोथेरेपी से नहीं ट्रीट होते हैं, तो उनको स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन एडवाइस किया जाता है। All right. Okay. Thank you so much, Doctor. Dr. Umesh, I had read somewhere probably that obesity also can be cause of cancer. Is that so, Doctor? Yes, ma'am. कुछ कैंसर्स हैं जिसमें ओबेसिटी इंक्रीज कर देती है। देखो आप, एक तो है ना कैन कोज, कैंसर का मतलब कैन कोज ही है। कैन कोज मतलब कि वो कोई भी चीज है उसका एडिटिव इफेक्ट होगा। आज मैं किसी को बोलूं कि यार स्मोकिंग से कैंसर होता है, नहीं, स्मोकिंग से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी, जंक फूड हो गया, फूड हो गया, इनसे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इनसे कैंसर होगा ही होगा, कैंसर का रिस्क तो वैसे ही ओबेसिटी है। ओबेसिटी से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ओवरी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, अपना ये कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये रिस्क इंक्रीज हो जाता है, एक एडिटिव इफेक्ट आता है। बहुत कम रिस्क बढ़ता है लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। और वो बाकी ओबेसिटी तो वैसे भी अपने लिए क्या, इन कैंसर से ज्यादा तो अदर डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे हार्ट डिजीज हो गई, बीपी, शुगर, इनका डायबिटीज और हाइपरटेंशन। Dr. Umesh, one last question that I would want, in fact, I would want an opinion from both of you, since we are very fortunate that, you know, one oncopathologist and one doctor is available, oncologist is available to us. We are really fortunate ones actually. So doctor, there are couple of things. कभी-कभी एक तो ऐसा होता है कि जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है, उसके बाद पेशेंट्स अगर द फैमिली कैन अफोर्ड, then they also think of going abroad कि हम अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, वहीं कहीं ट्रीटमेंट हो जाएगा। So क्या डायग्नोसिस के बाद किस स्टेज तक जाने से ऐसा लगता है कि अब्रॉड जाने से कुछ बेनिफिट होगा? दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ जो जाता है डॉक्टर, अगर डायग्नोसिस नहीं हो पाया जल्दी, तो क्या ऐसे केस में बाहर जाने से भी कोई बेनिफिट होगा? प्लीज ओवर टू यू डॉक्टर।
मैम कैंसर का क्या है कि बाहर कोई जो अपन ट्रीटमेंट, इंडिया की कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन अपन जो फॉलो करते हैं वो यूरोपियन गाइडलाइन फॉलो करते हैं या अमेरिकन गाइडलाइन फॉलो करते हैं। तो बाहर कोई भी जाता है वह तो यूरोप में जाता है या यूएस में जाता है, तो वही गाइडलाइन अपन फॉलो करते हैं। लेकिन वहां जाने का कुछ फायदा हो सकता है। वो क्या फायदा हो सकता है कि कुछ एडवांस स्टेज में कैंसर है या कुछ अर्ली स्टेज में कैंसर है जो यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादातर कैंसर ऑपरेट होता है एडवांस स्टेज में ही, जहाँ वहाँ पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी? क्योंकि वहाँ नए नए ट्रायल वहाँ चालू होते हैं, जो ड्रग ट्रायल है वो वहाँ चालू होते हैं। यहाँ सारे ट्रायल आपने, सारी ड्रग्स आपने यूज कर ली, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो शायद वहाँ पे कुछ ड्रग ट्रायल चल रहा हो, आप वहाँ पे ओपिनियन ले सकते हैं ऑनलाइन। वहाँ पे कुछ उस डिजीज का ड्रग ट्रायल चालू हुआ हो, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं और वहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेन इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है इवन जयपुर में पूरा। जी डॉक्टर, बिकॉज आई हैव रेड समवेयर कि नाउ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स की जिसके थ्रू ओनली सी द स्लाइड आप उसको कॉपी कर सकते हैं और आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं व्हाट ट्रीटमेंट टू फॉलो फॉर दिस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो एक चांस आप कहते हैं कि लिया जा सकता है इन सर्टेन केसेस। हाँ जी मैम, कुछ कुछ वो ट्रायल्स के बेसिस पे है, ट्रायल है तो दे सकते हैं, कुछ उस डिजीज के लिए ड्रग ट्रायल है तो दे सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि अपने मतलब से वही सारी ड्रग जो यूएस में है और सारी ड्रग इंडिया में अवेलेबल है। जिस दिन से वहाँ अप्रूवल आता है वो यहाँ आ जाता है, तो आप दे सकते हैं। I would like quickly from the most important audience who are waiting कि वो डॉक्टर उमेश और डॉक्टर ममता से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकें, तो I welcome them. Please post your questions on the chat box. So there is one question which I would definitely like to put forward. Sir, cancer is increasing in India. Of course, we know that. Can you guide why it is increasing at such level? What should be done to prevent it? So I think largely जो हमारा 1 घंटे का भी सेशन है वो exactly इन्हीं चीजों को फ्रेम करके इसी की पेरीफेरी में डॉक्टर ममता ने बहुत सारी चीजें हमें बताई जिनसे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द न्यू थिंग्स दैट हैव कम इनटू आवर लाइफ, pesticide or the use of an unnatural life. Beside this, would you add to it? So how can we diagnose blood cancer? ब्लड कैंसर तो डायग्नोज करने का तरीका पहले तो सिम्टम पे जाता है। सिम्टम्स क्या है पेशेंट को कि फीवर, बार बार फीवर आ रहा है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। बेसिकली ब्लड कैंसर्स क्या है? ब्लड कैंसर्स मोस्टली जो ब्लड कैंसर्स है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास। एक मल्टीपल माइलोमा होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ल्यूकीमिया में तो ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन आप सीबीसी कराते हैं, नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें 3 पैरामीटर आते हैं, हीमोग्लोबिन एंड प्लेटलेट काउंट। डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट में अगर कुछ भी वेरिएशन आ रहा है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं अपन बोन मैरो से। मतलब फीवर होना, ब्लीडिंग होना, जिसको प्लेटलेट, जैसे ब्लड कैंसर में प्लेटलेट कम हो जाती है, प्लेटलेट कम होती है तो ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो वो ब्लड कैंसर है। या फिर दूसरा जो लक्षण होता है, जो सिम्टम होता है, वो होता है गांठें। जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जो नॉर्मली बच्चों में इन्फेक्शन में एनलार्ज हो जाते हैं, वो बड़ों में या बच्चों में एनलार्ज होते तो हैं लेकिन विदाउट इन्फेक्शन होते हैं, या इन्फेक्शन के साथ होते हैं, परसिस्टेंटली रह जाते हैं। गर्दन में गांठें बनी रहेगी, बगल में गांठें बनी रहेगी, एक्सिला में, ग्रोइन में गांठें रहेगी, वो लिम्फ नोड्स होते हैं, वो एनलार्ज होते हैं, वो लिम्फोमास में होते हैं, ल्यूकीमियाज में होते हैं। तो उनको पता करने के लिए फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसकी बायोप्सी करनी है कि बोन मैरो टेस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो टेस्ट एसेंशियल है वो है सीबीसी, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सीबीसी एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हमको देखना। डॉक्टर, कीमोथेरेपी के बाद क्या क्या खाना चाहिए WBC इंक्रीज हो सके और हीमोग्लोबिन भी ऑफ कोर्स इंक्रीज हो सके? तो कीमोथेरेपी, जैसा मैंने बताया, कीमोथेरेपी क्या काम करती है? वो जो करती है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को मारती है। तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स क्या है? WBCs हैं, वो मरेगी। अब आप खाने से WBC नहीं बढ़ा सकते आप, लेकिन
खाना क्या चाहिए वो ये है कि कुक्ड फूड खाना चाहिए। कोई भी रॉ फूड खा सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे से वॉश करके खाइए। क्यों? क्योंकि WBCs क्या है अपने शरीर में, रोग से लड़ने की निशानी है। रोग से लड़ेगी, किसी भी इन्फेक्शन को आएगी, बॉडी उसको मारेगी किस बेसिस पे? WBCs के बेसिस पे। और आप अगर कीमोथेरेपी लेते हैं तो WBCs कम हो जाती है, तो आप रोग से लड़ नहीं पाते जितना लड़ना चाहिए, तो लड़ नहीं पाते। इसलिए आप वो खाइए जो कुक्ड हो, जिसमें एटलीस्ट जो खा रहे हैं उसमें तो जर्म्स नहीं, वो इन्फेक्शन तो नहीं करे। तो खाने का ये हो गया। और खाने से बढ़ने का कोई रिलेशन नहीं है। अगर प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन या WBCs कीमोथेरेपी के कारण कम हो रही है तो वो ड्रग्स हैं हमारे पास में। कुछ इंजेक्शंस हैं जो WBCs को सही कर सकते हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो प्लेटलेट को सही कर सकती हैं। हीमोग्लोबिन के लिए आयरन टैबलेट देते हैं, लेकिन एक इंजेक्शन होता है इरिथ्रोपोइटिन या कार्बोपोइटिन, वो कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एनीमिया को, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर कर सकता है। तो ये हो सकता है। सारे लोग हैं जो तरह तरह के उपाय बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शुगर वाली चीजें बिल्कुल मत लो, आर्टिफिशियल शुगर शुड बी अ बिग नो, क्योंकि उससे कैंसर सेल्स बढ़ती हैं। वन, बहुत से डॉक्टर्स या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इवन अनार जैसा फ्रूट भी वो कच्चा ना खाओ, उसको भी गर्म पानी में डालकर और फिर खाओ। सो डू यू एग्री टू ऑल सच थिंग्स? नहीं, मैं जैसे शुगर है, अब शुगर को तो मिथ है, वो मिथ है इसलिए क्योंकि उनका सबका दिमाग ये रखता है कि शुगर होगा तो जैसा चींटियां शुगर खाती है ज्यादा और बढ़ती है, वैसे ही कैंसर सेल भी शुगर ज्यादा खाएगी और बढ़ जाएगी। ऐसा कोई नहीं है। कैंसर सेल्स के लिए आपकी बॉडी बहुत है, सब खा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं बहुत है। आप शुगर मत खाओ तो भी खा लेंगे, तो उससे का शुगर से कोई रिलेशन नहीं। खाना चाहिए, खाओगे तो हेल्दी रहोगे। केवल शुगर नहीं खाना चाहिए, जैसे शुगर तो वैसे भी नुकसान रहेगा, प्योर शुगर तो वो हेल्थ के लिए अच्छी है। आपको बैलेंस डाइट ही खानी है, प्रोटीन रिच फूड खाना है, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा खाना है कैंसर के ट्रीटमेंट। दूसरी चीज थी आपकी, जो अनार है वो अनार जो भी पैक्ड है, ऊपर से कवरिंग है, आप हाथ धो के उस कवर को खोलो और जो अंदर निकला उसको खा लो, कोई दिक्कत नहीं। गर्म पानी में करो। थैंक यू डॉक्टर। सो देयर आर सर्टेन मोर क्वेश्चंस, मैं बहुत क्विकली जाना चाहूंगी अब इन पर। सो ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स टू बोथ द डॉक्टर्स। CA काशी खंडेलवाल कहते हैं, certain precautions have been suggested, but I would request for a checklist for proper lifestyle and food habits so as to avoid this deadly name called cancer. प्रॉपर फूड है, मतलब बैलेंस डाइट पूछना चाह रहे हैं जी हाँ, एक प्रॉपर वो चेकलिस्ट चाहते हैं, डेफिनेटली लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स दोनों की। नहीं, लाइफस्टाइल तो आपको पता ही है, लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज जरूरी है। मोटापा से ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज है। कोई कहता है यार मैं एक्सरसाइज तो करता हूँ लेकिन मैं मोटा ही रहता हूँ इसलिए नहीं करता, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज होना चाहिए। और एक्सरसाइज का मतलब जो ज्यादातर फीमेल समझती है एक्सरसाइज होती है घर का काम जीरो एक्सरसाइज है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज वही है जिसमें आपकी हार्ट बीट 25% इंक्रीज हो, और वो भी सर्टेन टाइम के लिए इंक्रीज हो। वो कब इंक्रीज होगी? आप कंटिन्यूअस वर्क करेंगे। कंटिन्यूअस वर्क कब करते हो? आप जॉगिंग करते हो, राइट, कंटिन्यूअस वर्क करते हो आप जब ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, तेज चलते हो जब, तो वो आपके लिए एसेंशियल है, वो करना चाहिए पहला। तो लाइफस्टाइल ये चीजें जो एक्सरसाइज करनी है, मोटापा नहीं होने देना है, आपकी बॉडी को पूरा हैबिट देना है। दूसरा, नींद पूरी लेनी, नींद लेना ही लेना है, तो नींद होना चाहिए, एक सर्टेन मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी वो होना चाहिए। दूसरा, जो चेकलिस्ट है खाने की, तो खाने की लिस्ट है सब कुछ इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड में क्या है, जैसे आपको जूस नहीं पीना, जूस सर्टेन पीना है, इससे अच्छा फल खाओ आप। बिल्कुल सही। जो जूस ज्यादा पियेंगे बेकार चीज, राइट, तो फल खाओ, फाइबर डाइट लो। आप अगर वेजिटेरियन हैं तो अगर नॉन वेज एग खा सकते हैं तो एग अच्छा है, वेजिटेरियन है तो सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, वो इनकॉर्पोरेट करो डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि वेजिटेरियन के पास में प्रोटीन होता ही नहीं। आप सोचो कि मैं एक कटोरी दाल खाता हूँ, दाल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन तो है ही है डेफिनेटली, अपने लिए तो प्रोटीन है जो वेजिटेरियंस है, लेकिन आपको वो खाना है, सोयाबीन खाना है, तो प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। फैट कम से कम कीजिए। घी या तेल में कुछ खाना है तो तेल खाना है, घी नहीं खाना। तेल भी खाना है तो चेंज करके खाना है। चेंज कैसे करके खाना है कि आज इस बार राइस ब्रान ले लिया, अगली बार सरसों ले लिया, उसके बाद सोयाबीन ले लिया, कोकोनट नहीं लेना है कभी, मूंगफली का कोकोनट का नहीं लेना होता। अमेजिंग एडवाइस डॉक्टर, वंडरफुल। जी, नॉर्मली एक ब्रांड घरों में फिक्स हो जाता है और वही आता रहता है। आपने इन पास आपने बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी है कि ऑयल्स को हम चेंज कर करके खाएं तो डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलते रहेंगी। वंडरफुल डॉक्टर, एक क्विकली क्वेश्चन मैं और पिकअप कर रही हूँ कि ब्लड कैंसर पेशेंट्स, डॉक्टर विनीता पाटोदी आपसे पूछना चाह रही हैं
कि ब्लड कैंसर पेशेंट क्या सेकेंड स्टेज में क्योर हो सकता है? इज इट अ पॉसिबिलिटी? ब्लड कैंसर ज्यादातर सारी स्टेज में क्योर हो सकता है। वंडरफुल डॉक्टर। कैंसर ही है जो सब स्टेज में क्योरेबल है, सेकंड स्टेज में तो क्योरेबल है ही, लेकिन ब्लड कैंसर जैसे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा स्टेज 4 में भी 60 to 70% चांसेस है स्टेज 4 में भी क्योरेबल है, इसलिए वो सेकंड में तो क्योरेबल है ही। क्योर होगा ही उसकी गारंटी नहीं है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। मतलब आप अगर फर्स्ट स्टेज में है तो 95 to 99% चांसेस है, सेकंड में है तो 90 to 95% चांसेस है, ऐसे मतलब चांसेस है क्योर होने। डॉक्टर जैसा मैंने एआई की टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अजय गुप्ता जी पूछना चाह रहे हैं कि हाउ एआई एंड डेटा साइंस research are helping in early stage symptoms based predictions. There are research in Europe and USA on this. So how are they doing it? हम छोटा 2 मिनट में हम इस बात को हाईलाइट कर पाएंगे डॉक्टर कि डेटा साइंस और एआई किस तरह से हेल्प कर रही हैं इन अर्ली स्टेज सिम्टम्स? कोई आइडिया नहीं है कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी सिम्टम को पकड़ पाएगी, मेरे को कुछ आइडिया नहीं। आयुर्वेदा में कहते हैं कि यू नो फास्टिंग एज वेरी इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट कैंसर, सो क्या ये सच मान सकते हैं? हमारे एलोपैथी में तो फास्टिंग सबसे खराब चीज है, फास्टिंग करनी नहीं चाहिए। ऑल राइट डॉक्टर, अपनी आयुर्वेदिक अच्छी चीज होगी, लेकिन उसका फास्टिंग तो क्या होता है कि आदमी बिन एक साथ ज्यादा खाता है, वो बॉडी के लिए खराब है। आई थिंक लार्जली मैंने बहुत से क्वेश्चंस जो है वो चैट बॉक्स से अटेम्प्ट कर लिए हैं। कुछ एक हैं, डॉक्टर अंजू गुप्ता जानना चाहती थी इफ दे कैन सजेस्ट सम एनजीओज और अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोवाइड सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एड फॉर सच ट्रीटमेंट। सो विद अगर हम इससे एंड कर सके, आप दोनों इस पर कोई लाइट डाल सके। मैम डॉक्टर नितिन आंसर देना चाह रहे हैं डेटा साइंस वाला। ऑल राइट, ओके, सो वी विल टेक दैट अप। पहले हम ये एनजीओज के बारे में अगर डॉक्टर उमेश और डॉक्टर ममता कुछ बताना चाहें। एनजीओज हेल्प कर सकते हैं मैम, एनजीओज तो बेस्ट हेल्प होगा, क्योंकि पेशेंट्स बहुत हैं जो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते या किसी कारण से, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, थोड़े से भी परेशान होते हैं, क्योंकि आदमी को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 2 चीजों की जरूरत है, पैसा एंड मैन पावर। आदमी भी होना चाहिए ना उसके साथ में, उसकी हेल्प कर सके, उसके साथ जा सके। तो कईयों के पास पैसा हो थोड़ा बहुत होता भी है तो वो मैन पावर नहीं होती, तो वो परेशान हो जाता है किसी को। बिल्कुल सही डॉक्टर। उसको प्राइवेट में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे अभी मैं दुर्लभ जी में हूँ, दुर्लभ जी में एक आवेदना आश्रम है। तो कोई भी पेशेंट अगर कहीं रह नहीं सकता, उसके पास पैसा नहीं है, तो आवेदना आश्रम में फ्री ऑफ कॉस्ट वो रह सकते। वो एक हेल्प हो गई उनकी तरफ से कि यार आना जाना तो नहीं पड़ेगा, वहाँ पे रह जाएगा, उसका किराया नहीं लगेगा उसका, तो वो एक हेल्प। ड्रग्स की हुई हेल्प तो कुछ हम कर सकते हैं, कुछ एनजीओज कर सकते हैं। Thank you so much, Dr. Nitin. Please throw some light on this artificial intelligence and data science, how they are helpful for early detection of diagnosis of cancer. सभी को सुबह का नमस्कार, and I think this session is going very good till now. सभी लोग walk with dogs में बहुत कुछ learn कर रहे हैं, and we are lucky that we have a whole oncology team here now today. हमारे साथ डॉक्टर उमेश हैं जो कि वरिष्ठ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर ममता हैं, शी इज द ओनली फेलो UICC ऑन्कोपैथोलॉजी ऑफ राजस्थान टिल डेट, एंड आई एम देयर एज एन ऑन्को सर्जन। मुझे शायद KDF में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बना दिया गया है, दे डोंट टॉक टू मी कैंसर अबाउट। सो डेटा साइंस, यू नो, कोई भी डिजीज हमारे शरीर में होती है, व्हेन वी टॉक ऑफ कैंसर स्पेशली, तो वो कुछ सिम्टोमेटोलॉजी देती है शरीर में, एंड वी एज इंडियंस आर इग्नोरेंट ऑफ एवरीथिंग। हम हमारे में टॉलरेंस पावर बहुत है, फ्रॉम लास्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स वी आर वेरी मच टॉलरेटिंग जनरेशंस, वी कैन से दैट। सो जो डेटा साइंस का जो आप पूछ रहे थे, उसमें है कि अगर कुछ माइनर सिम्टोमेटोलॉजी आती है, सो देयर इज अ डेटा, there's a written chart on the computer that this symptom the patient has developed or not developed. The person who we are screening, वो population जिसको हम screen कर रहे हैं, उनको questionnaire दिया जाएगा of 1000 symptoms or 100 symptoms or 50 symptoms, उनमें वो बताएं कि हाँ ये symptomatology है, and this is being studied in thousands of patients all around the world. और उन symptomatology के अंदर कौन सी symptomatology टूवर्ड्स पर्टिकुलर डिजीज को इंगित करती है,
उस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट के द्वारा वी ट्राई टू रीच टू सम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि भाई ये बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है। देन सेकंड स्टेप कम्स इज साइंस, दैट इज SID। हम साइन मतलब हम पेशेंट को जब एग्जामिन करते हैं तो उसकी बॉडी में क्या क्या हमें एबनॉर्मलिटी दिखती है, जब हम एग्जामिन करते हैं उसको और पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी को कोरिलेट करके हम एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि ये 3-4 तरह की बीमारियां हो सकती हैं इन पेशेंट को। एंड फाइनली कम्स उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं उस पर्टिकुलर लाइन पे कि ये 2-3 डिजीजेस में कौन सी स्पेसिफिक डिजीज है। तो वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है विद एज अजय जी ने और आपने जो क्वेश्चन पूछा कि दीज क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड, केप्ट एंड द पेशेंट एंड द स्क्रीनिंग पॉपुलेशन जिनको अपन को स्क्रीन करना है उनसे पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या है, देन दे टेक इट ऑफ and then we reach to some diagnosis, and this is how the present screening tools are being made in the world. So आपके स्क्रीन पे ही सब कुछ आपको मिल जाए so that you can go for a specific diagnosis. This is how we do it. थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिन। आपने बिल्कुल ये जो एक नया पार्ट डायग्नोसिस के लिए आया है उसके बारे में यू हैव गिवन अस सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। With that, I think we have already taken a lot of time of the audience, but I think it was all worth it. Thank you, Dr. Mamta. Thank you, Dr. Umesh. It was such an enlightening session. आपने बहुत सारी myths को दूर कर दिया. That was the most important part. और सबसे अच्छी बात जो आज हम इसके साथ वापस घर जाएंगे या लौट कर अपने सुबह के कामों में लगेंगे वो ये था कि हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। सिर्फ लड़ना है और क्वालिटी लाइफ जीने का प्रयास करना है। अगर कैंसर नहीं है तो भी और अगर कैंसर है तो भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, वी आर सो indebted to you. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Thank you very much, ma'am. Thank you, Dr. Mamta, Dr. Nitin, Dr. Umesh, and such a wonderful coordination by always Manju ma'am. Thank you. Stay healthy, stay safe. Yes, stay healthy, all of us. And with the help of all our doctor team, we are so sure of this fact. Thank you very much once again. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you, Dr. Mamta, Dr. Umesh. Good morning, Anita.